Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about introduction of units and measurement. आइए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में विद्यार्थी हमको जो स्टडी करना है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। पहले तो ये हम जानेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मेजर कर सकते हैं लेंथ हुआ, मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, एरिया हुआ, इट्सेट्रा। तो ये सब वैल्यू है जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है। और जो क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उन्हें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जैसे हेट, लव, इट्सेट्रा। और आप कैटरीना कैफ बहुत सुंदर हैं, इस सब का हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। ये नहीं बता सकते कि कैटरीना कैफ कितनी ज्यादा सुंदर है या वो बहुत सुंदर मुस्कुराती है, तो इस सब का हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कभी रजामंदी तो कभी बगावत इश्क है, मोहब्बत राधा की तो मीरा की इबादत इश्क है। हाँ, देखा जाए फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मेजर करने वाली राशियां लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, एरिया है, बहुत ज्यादा है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। यहां केवल नॉट लगा देना है, इसी का डिफिनेशन टोटल तैयार हो जाएगा। ध्यान दें, द क्वांटिटीज which cannot be measured directly or indirectly are called non-physical quantities। एग्जाम्पल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का ये सब लिख सकते हैं। लव, हेट, हैप्पी, सॉरी, ये सब क्या है? ये सब है नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए, नॉन फिजिकल क्वांटिटी की यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखा है, यहाँ कैन नॉट केवल लगा देना है तो हो जाएगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम समझते हैं कि आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, उन्हें हम कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोडक्शन में इतनी बातें आपको जानना चाहिए। अब आती है बात मेजरमेंट की। मेजरमेंट पे गौर किया जाए। अगर मैं कह दूं कि यहां पे क्या है, 5 लिखा केवल, तो 5 का क्या मतलब है? 5 से कुछ फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन नहीं बन रहा है। ध्यान दिया जाए, अगर मैं कह दूं 5 केजी है, 5 मीटर है, तो ऐसे में आपको कुछ बात समझ में आ जाए। 5 केजी है मतलब 5 केजी ये मास हो गया, आपको ये फीलिंग आएगी। 5 मीटर अगर लिख दिया गया है तो आपको 5 मीटर लेंथ की जानकारी हो गई। तो इस टाइप से आपको पता चल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे 5 केजी लिखा है, डिजिट रखा है आपका, ये है कंपैरिजन को दर्शाता है। ये गिनती जो है कंपैरिजन को दर्शाता है। तो केजी क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो पूरी दुनिया में चलता हो। जैसे केजी अगर आप यहां बोलेंगे तो 1 किलो चीनी आप अपनी सरजमी पे लें, दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, दूसरे देश में चले जाएं, हमें 1 किलोग्राम शुगर चाहिए तो आपको देगा वो। हर जगह 1 किलोग्राम ये वैलिड है शुगर। दुनिया के कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे 1 किलोग्राम आप कोई चीज मांगे और आपको न मिले। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ध्यान दिया जाए, गांव में प्रचलन है 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है हम लोगों की यहाँ, और कहीं कहीं पे 1 बीघा में 10 बिस्सा को ही माना जाता है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है।
क्योंकि ये हर जगह क्या है, सर्वमान्य नहीं है, तो ये चीज स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं हो सकता। ध्यान दिया जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब वो हर जगह है। और 5 मीटर, 5 मीटर क्या हुआ, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ। 1 मीटर ये दुनिया के हर जगह, हर मुल्क में, देश में, हर जगह ये वैलिड है, सब लोग जानते हैं, तो ये सर्वमान्य है, इसीलिए कहा गया ये स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड है ये, केजी हुआ, मीटर हुआ, ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड है। टाइम हुआ, वेट ऑफ द शुगर 5 केजी, तो इसका मतलब इसकी जो डिफिनीशन है मेजरमेंट की, फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन को ही कहा जाता है मेजरमेंट। तो इसका डिफिनीशन देखा जाए, द कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ध्यान दिया जाए, एग्जाम्पल में हमने लिखा वेट ऑफ शुगर इक्वल टू 5 केजी, तो 5 ये कंपैरिजन को इंडिकेट करता है और केजी क्या यहाँ पे है, स्टैंडर्ड है। ये दुनिया के हर कोने में मान्य है। ध्यान दिया जाए, 1 केजी शुगर कहीं भी मांगेंगे आप, तो हर जगह 1 केजी का मतलब जो है वही होता है। अब मेजरमेंट के तहत अब ये स्टैंडर्ड को नाम दिया गया, स्टैंडर्ड यूनिट को कहा गया है, स्टैंडर्ड को ही कहा गया है क्या, यूनिट नाम दिया गया है। स्टैंडर्ड जो है आपका वो क्या है, उसे यूनिट नाम दिया गया है, और 5 को न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यूनिट देखा जाए, इसी स्टैंडर्ड को ही यूनिट कहा जाता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें मेजरमेंट करना होता है, उसके किसी निश्चित मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड मानकर कोई नाम दे देते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करना होता है, उसके किसी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड मानकर कोई नाम दे देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। जैसे मीटर हुआ, सेकेंड हुआ, एक्सेट्रा। यूनिट होने के लिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, वो इसके बाद हम स्टडी करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए यूनिट्स के बारे में। सो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स आर, तो 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनको हमें यहां स्टडी करना है। तो यूनिट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है, उसके किसी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड मानकर कोई नाम दे दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ध्यान दिया जाए, तो यूनिट होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, ये देखिए। दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, उसे आसानी से परिभाषित किया जा सके। दे शुड बी इजिली अवेलेबल एंड रिवर्सिबल, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके और उसे पुनः आसानी से प्राप्त किया जा सके, ये इसका मतलब है। और थर्ड पॉइंट में कह रहा है दे शुड बी इनवेरिएबल, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं लिख दिया हूं अंग्रेजी में, नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब ठंडी गर्मी बरसात इस सबसे यूनिट बदलने वाला नहीं, एक्सटर्नल इफेक्ट से यूनिट बदलने वाला नहीं है। लेंथ की यूनिट मीटर है तो ये एक्सटर्नल इफेक्ट से चेंज होने वाला नहीं है। मास की यूनिट किलोग्राम है तो वो एक्सटर्नल इफेक्ट से चेंज होने वाला नहीं है। ध्यान दिया जाए, दे शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऑल, ये पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, या कह सकते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यस, तो इतनी जानकारी है। अब ये कहेंगे कि एग्जाम से रिलेटेड कोई बात है, तो बिल्कुल नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, बस एक जानना चाहिए। ये बेस है, जमीन आप तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इसका देखिए, मेजरमेंट के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है, मेजरमेंट के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो यहाँ दोनों स्टेप चल रहा है, ये सब मेजरमेंट के अंतर्गत स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो अब है न्यूमेरिकल वैल्यू।
न्यूमेरिकल वैल्यू क्या चीज है? अभी इससे पहले आप यूनिट की डिफिनेशन में आप लिखे थे 5 kg, 5 kg लिखे थे, तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? यूनिट है। यूनिट की चर्चा हम टोटल कर चुके हैं, अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की चर्चा करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या? 5 kg मतलब 1 kg 1 kg 1 kg, ये कितनी बार शामिल है? 5 टाइम्स इंक्लूडेड है। तो वही जितनी बार शामिल है उसी को कहा जाता है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। हम समझते हैं, अब इसका मतलब आप समझ चुके हैं, अब इसका डिफिनेशन देखा जाए। द नंबर ऑफ टाइम्स ए स्टैंडर्ड यूनिट इज इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूसरा लिख दिया गया है, लेंथ ऑफ रॉड 20 मीटर। इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर करके कितने 1 मीटर हमारा क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। ये कितनी बार शामिल है? 20 बार शामिल है। उसी को 20 को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एग्जांपल दोबारा देख लिया जाए, लेंथ ऑफ रॉड 20 मीटर, इट मीन्स दैट लेंथ ऑफ रॉड इज 20 टाइम्स इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट मीटर जो है कितनी बार शामिल है? 20 टाइम्स इंक्लूडेड है, उसी को कहा जाता है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। यह हर चीज का आपको मतलब जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब एक चीज और है, देखिए यहां लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कीमती लाइन है, ध्यान दिया जाए। जैसे यहां कह दिया जाए क्या? 1 मीटर, 1 मीटर ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो कोई कहे 1 मीटर हमें कपड़ा चाहिए, या कोई कहे 100 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो दोनों दो बात नहीं है विद्यार्थी, दोनों एक ही बात है। यहां ध्यान दिया जाए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है? यूनिट है। इनका मल्टीपल हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इनका मल्टीपल क्या है? इनका प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो यही ये बात कह रहा है। आप देखिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो उसका यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड मान क्या है? बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा वाला है। ये मीटर बड़ा पैमाना है ना सेंटीमीटर कंपेरिजन में। ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो गया तो ये पैमाना स्टैंडर्ड जो है आपका यूनिट, ये छोटा हो गया। ये चीज ध्यान देना है। तो यही लिखा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज, देखिए यहां लिखा है एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन क्या चीज है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या चीज है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसे यूनिट कहा जाता है। ध्यान दे, यू क्या है? यहाँ पे यूनिट है। तो इनका प्रोडक्ट क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट है। अगर ये ऑलवेज कांस्टेंट है तो यहां से ये भी लिख सकते हैं, एन प्रोपोर्शनल 1 अपॉन यूनिट, 1 अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट यू। यस, तो ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? मतलब आपको हम अभी बताएं, अगर एन छोटा है तो इसकी यूनिट क्या है? बड़ा होगा। अगर एन बड़ा है तो यूनिट क्या होगा? छोटा होगा। इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये मतलब है वहां पे। यस, या दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, या यहां पे आप ये कह सकते हैं n1 1 है और u1 क्या है? मीटर हो गया, इज इक्वल टू n2 100 है और u2 सेंटीमीटर हो गया, और ये इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। यहां से कंपैरिजन करेंगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा। विद्यार्थी, हमें लगता है कि हम ये चीज आपको समझाने में सफल हुए। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। वे फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती हैं उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और इनके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ, इनका वजूद अपनी बदौलत है, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। तो इन सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसके बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। यस, और वे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, और इनके यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। तो आइए ये बात को देख लिया जाए। ये सब बहुत आसान होता है, ये आप 9th वगैरह में पढ़े होंगे, तो जाहिर एक बार केवल सफाई से देखना है। यस, देखें,
फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity are called fundamental quantities and their units are called fundamental units। तो there are 7 fundamental quantities हैं टोटल, और आपके उपयोग में केवल कितना आते हैं? 5 आते हैं। तो वो 5 यहाँ चर्चा किए हैं, अभी आगे 2 और बचे हैं, उनको लिखा जाएगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इतना है। तो वो 2 जो अभी बोर्ड पे नहीं लिखा गया है उनका उपयोग फिजिक्स में नहीं होता है, ध्यान दें। और इनके यूनिट को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। वो भी दिया जाए, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। ये होता है। तो हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि वे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। अगला देखा जाए ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले एग्जांपल ही देख लिया जाए। स्पीड ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। क्यों है? क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, और टाइम है ही है। ये दोनों क्या हो गए? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से क्या बनता है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से जो फिजिकल क्वांटिटी हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे, और उनके यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। यस, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are obtained with the help of fundamental quantities are called derived quantities and their units are called derived units। yes, तो ये काफी आसान था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यस, तो इसे कहा जाता है ब्रिटिश सिस्टम। तो ध्यान दें, तो इसमें जो है इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें जो है क्या है? लेंथ, मास, टाइम को क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और उनके 20 यूनिट जो होता है, यहां पे देखिए लेंथ की यूनिट क्या होती है? फुट होती है, और मास की यूनिट पाउंड होता है, टाइम की सेकेंड। यस, तो यही है रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे आपको ये जानना है। तो ये तो उतना इफेक्टिव नहीं है हर जगहों पर, लेकिन फिर भी लेंथ की यूनिट फुट ये हम लोग यूज करते हैं लेंथ नापने में, या टेलर प्रयोग करते हैं जो कपड़े की सिलाई करते हैं आपका, वो लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, या घर बनाने में जो उसमें कारीगर लगते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। और टाइम की यूनिट सेकेंड जो है ये सभी सिस्टम में होता है, इसके कोई बात नहीं है। तो टाइम की यूनिट सेकेंड सब में होता है। yes. और ये उतना उपयोगी नहीं है, ध्यान दिया जाए। इन दिस सिस्टम, दोबारा देख लिया जाए, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर बेस यूनिट्स आर फुट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब दूसरे नंबर पे आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फिर वही है, इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। तो है ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और दियर रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो सेंटीमीटर किसका हुआ? लेंथ का हुआ, सेंटीमीटर लेंथ का हुआ, और मास का ग्राम हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में, और टाइम का सेकेंड होता है हर सिस्टम में, ध्यान दिया जाए। ये भी हम लोग जानते हैं। और तीसरा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहां भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है? लेंथ, मास और टाइम है। एंड दियर फंडामेंटल यूनिट्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो यहां भी क्या है? लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं, और यहां पे भी लेंथ की यूनिट क्या? मीटर लेंगे, और मास की यूनिट किलोग्राम लेंगे, और टाइम की यूनिट सेकेंड।
ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो ये ज्यादा जो है इसकी तुलना में ज्यादा सुविधाजनक है। यस, तो इन तीनों के बाद एक हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स, वो ज्यादा यूजफुल है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा देखा जाए एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स में विद्यार्थी आपके शामिल होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी शामिल होते हैं। तो इतना मिला के होता है एसआई यूनिट। इसे इंटरनेशनल यूनिट का दर्जा दिया गया है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान दें। इसमें टोटल बातें शामिल हो जाती हैं। ये एमकेएस सिस्टम का मॉडिफिकेशन भी है, ध्यान दें। अब ये चीज ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इज एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स अप्लाइड टू होल फिजिक्स। मतलब ये सिस्टम पूरे फिजिक्स में क्या होता है, अप्लाइड होता है, ये ध्यान दें। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ध्यान दें, ये लाइन ख्याल करें। इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ध्यान दें, तो सीक्वेंस नंबर आपका ये हो गया। ये फिजिकल क्वांटिटी 7 देखें, लेंथ, मास, टाइम। इसकी स्टडी तो हम लोग किए एमकेएस में, इसका यूनिट भी हम लोग वहां लिखे, लेकिन इसमें 7 है। हाँ, टाइम के बाद है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, लास्ट में 6 और 7 जो है इसका हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, कभी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है, बस जानना है आपको। जरूरत केवल यही 5 का पड़ता है, ध्यान दिया जाए। और लेंथ का सिंबल कैपिटल एल, ये आपको जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे डायमेंशंस, वहां इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाला है। मास का सिंबल कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर कहीं आए तो उसे सिंबल थीटा या के से डिनोट किया जाता है, ज्यादातर थीटा ही। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या प्रयोग करेंगे, कैपिटल ए। और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का सीडी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब इनके यूनिट पर चर्चा कर लिया जाए। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, जिससे शॉर्ट में स्मॉल एम लिखा जाता है। देखिए जितना है सबका फर्स्ट जो होता है उसे क्या लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये यूनिट लिखने का तरीका होता है जिसको हम अभी बताने वाले हैं आपको, तो बहुत सावधान रहें, ध्यान दें। पहला अक्षर देखिए सब में क्या है, स्मॉल लेटर में है, तो इसका अपना नियम है। और जबकि अंदर वाला कुछ कैपिटल लेटर में कुछ स्मॉल लेटर में है, तो उसका अपना नियम है। तो अभी देखते हैं। यस, लेंथ की यूनिट मीटर हो गया, मास की यूनिट किलोग्राम हो गया, और टाइम की यूनिट सेकेंड हो गया, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर हो गया, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल हो गया। ध्यान दें, यहां देखिए एम्पियर, एम्पियर क्या है, ये साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट लिखा जाता है, पहला अक्षर तो आप स्मॉल लेटर में, जो पूरा सेंटेंस लिखेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। यूनिट लिखने का ढंग होता है, लिखने का आदमी कुछ भी लिख दे, लेकिन वो गलत है, नियमता यही सही है। और एम्पियर ये साइंटिस्ट है, और जब एक अक्षर में यूनिट लिखना हो तो आप क्या करेंगे, उसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। यस, तो आगे हम आपको ये चीज बताने वाले हैं। अब देखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, जैसे 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब यही जो एंगल बनता है आपका, ये थीटा, ये एक्स वाई में जो रहता है, एक्स वाई प्लेन में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल इसका यूनिट रेडियन होता है, और RAD शॉर्ट में लिखा जाता है। सॉलिड एंगल इसकी यूनिट स्टेरेडियन होता है, SR लिखा जाता है। सॉलिड यूनिट का मतलब है, आप फुटबॉल समझ लीजिए, और फुटबॉल का कोई भाग ले लीजिए, वो सेंटर पे जो कोण बनाएगा, जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये चीज हम गॉस थ्योरम में क्लास 12th में पढ़ेंगे, इसका विस्तृत अध्ययन वहां पे किया जाएगा। ये 2D होता है, क्या होता है 2D, मतलब XY इसमें रहेगा। और ये क्या है 3D, मतलब XYZ तीनों की यहाँ पे क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो इसकी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, विधिवत करेंगे विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए,
हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट हेडिंग देखा जाए, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स इन सिंबल्स। तो ये हेडिंग कोई पढ़ाता नहीं है और इस नियम का पालन केवल आपका बुक करता है। कोई टीचर और स्टूडेंट इस नियम का पालन नहीं करते हैं, जबकि फिजिक्स में इस नियम बताया गया है और इसी नियम के आधार पर आपको यूनिट वगैरह लिखना चाहिए। तो आइए देखा जाए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्मॉल रोमन लेटर आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। ध्यान दें, स्मॉल रोमन लेटर आर यूज्ड सिंबल ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट के लिए स्मॉल रोमन लेटर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखा जाए, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। तो जो यूनिट लिखे वहां लास्ट में क्या फुल स्टॉप आप न लगाएं। तीसरा पॉइंट देखा जाए, अब यही तीसरा चौथा, यही दो पॉइंट, तीसरा चौथा पांचवा, ये बहुत जरूरी है। देखा जाए, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बीइंग स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। जो फुल नेम है यूनिट का, जैसे हो गया न्यूटन, NEWTON, उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, जो फुल नेम, खासकर वो कह रहा साइंटिस्ट के नेम पे है। मैं तो ये कहूंगा कि जो फुल नेम आप लिखते हैं उसमें सभी का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, सब में ये चीज लिखो। सब में ये चीज लिखने की, अगर आप फुल यूनिट लिखते हैं, जैसे न्यूटन लिखे तो आपको यही लिखना होगा, स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए। कूलाम लिखे, कूलाम साइंटिस्ट हैं के नाम पे यूनिट रखा गया, तो जाहिर है कि वो जो है पहला अक्षर क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, तो फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज बीइंग द स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। अगर साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर अवश्य होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, लेकिन टीचर वगैरह भी इसको ख्याल नहीं करते हैं, न्यूटन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आगे क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट क्लियर किया जाए, इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल लेटर ओनली व्हेन यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। यही चीज अगर आप केवल सिंगल लेटर में लिखना, एक अक्षर में लिखना चाहते यूनिट, तो न्यूटन क्या कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। इसका तरीका है, अगर आप फुल नेम साइंटिस्ट वाला, खासकर जो फुल नेम में यूनिट होता है, सब में मैं कह रहा हूं सभी स्मॉल लेटर में ही प्रयोग करें। ध्यान दें, लेकिन अगर आप न्यूटन को केवल दर्शाना चाहते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में एन होना चाहिए, अति आवश्यक है। नियम ये है कि एक अक्षर दिखाना चाहते हैं तो ये सही है और फुल के लिए ये सही है। हिंदी में इसका कोई रूल नहीं है। हिंदी में क्योंकि आपको न्यूटन लिखना है तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, कूलाम लिखना है तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, वहां कोई रूल नहीं है। न्यूटन, ध्यान दिया जाए। जूल, जूल ये सही है, JOULE। अगर आप फुल लिखते हैं और एक अक्षर में लिखते हैं तो ये सही है। अभी हम लोग लिखे थे एम्पियर, एम्पियर AMPERE, एम्पियर ये साइंटिस्ट हैं, और एक अक्षर में कोई लड़का यूनिट लिखना चाहे तो उसे क्या लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में A। साइंटिस्ट के नाम पे पहला अक्षर जो लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर में अवश्य होना चाहिए, ये नियम है और टीचर भी इस बात को ख्याल नहीं करते हैं। ध्यान दिया जाए, तो बहुत जरूरी पॉइंट था ये चीज। और ये भी पांचवा और लास्ट देखा जाए, यूनिट्स इज नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म एज फॉर जैसे मतलब न्यूटन, वी कैन नॉट राइट न्यूटन्स, कहीं भी इसे बहुवचन में आप नहीं लिख सकते, यस नहीं लगा सकते यूनिट पे, ये चीज ध्यान दीजिए। एम्पियर्स, जूल्स, इस टाइप से आप नहीं लिख सकते। तो ये 5 गाइडलाइन था विद्यार्थी आपको एसआई यूनिट लिखने के लिए, जो हमने आपको बताया। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत जरूरी है और इसे आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।